अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा आसिफ मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस अहम टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और उसको डिटेल से एनालाइज करेंगे, वो टॉपिक है कि आखिर पोस्ट सीज़ फायर डेलीगेशन बनाए क्यों गया। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि शशि थरूर को क्यों पिक किया गया, आखिर शशि थरूर हैं कौन और इस डेलीगेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये डेलीगेशन अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब भी हुआ या राफेल बन गया, यानी कि वो भी राफेल की तरह एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट ही रहा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर पोस्ट सीज़ फायर डेलीगेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई इंडिया को। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को थॉरोली एनालाइज़ करें, उससे पहले एक क्विक रिकैप बहुत ज़रूरी है कि भारत ने इस जंग का आगाज़ कैसे किया था। पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए गए बगैर किसी सबूत के और अचानक से भारत ने अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के 7 इलाके हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल्स का आगाज़ किया। वहाँ पे अपने हथियारों को, अपने तैयारों को, अपने जंगी साज़ो-सामान को जमा करना शुरू किया। लेकिन दुनिया को ये बताया गया कि ये सिर्फ़ सिविल डिफेंस की मशकें हैं या मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। इसके साथ-साथ 7 मई को अचानक भारत ने पाकिस्तान में रात तकरीबन 12 बज के 40 मिनट पर सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया और पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल्स दागे गए। इसी हमले के साथ पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए, जिनको कबूल करने से इंडिया ने कतई तौर पे इनकार कर दिया था। इंडिया ने ये सोचा हुआ था कि हम बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक्स करेंगे और पाकिस्तान आर्मी को ये मैसेज पहुँचाएगा कि आपने इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, हम सिर्फ़ अपना बदला ले रहे हैं और इस बदले के बाद हम फर्दर कोई एक्शन चाहते नहीं। लेकिन बहरहाल इस सेल्फ डिफेंस के मामले में जब उनके 5 तैयारे मार गिराए गए, तो उनको ये एहसास हुआ कि बदले से ज़्यादा तो हमें नुकसान हो गया है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए उनको बहुत बेचैनी लग गई और उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अगले दिन पाकिस्तान में ड्रोन्स हमले किए। इसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिला। उन्होंने 10 मई को पाकिस्तान के एयर बेसेस को, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया। इस मौके पे डीजीआईएसपीआर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब आप हमारा रिस्पॉन्स देखिएगा। लेकिन इसमें एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि जिस एयर बेस को इन्होंने निशाना बनाया था, उस एयर बेस से ही तकरीबन 2 घंटे पहले जो पीएसएल के इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उनकी फ्लाइट ने वहाँ से टेक ऑफ किया था। वो मिसाइल्स टेक ऑफ से पहले वहाँ हिट कर जाते। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस तरह के मामलात देखने पड़ते और पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करनी पड़ती। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और 10 मई को पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, तो डीजीएसपीआर ने जैसे कहा था कि दुनिया बताएगी तो दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। बहरहाल जिस चीज़ को वो इतने दिनों से नहीं मान रहे थे, अपनी बैटल डैमेज असेसमेंट नहीं कर रहे थे और उस डैमेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब उस डैमेज को एक्सेप्ट कर गए हैं। और इंडिया में जिन लोगों ने इसकी एक्सेप्टेंस दी है, जिसमें बीजेपी के एक लीडर हैं, इसके अलावा इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, उनकी बहुत ज़्यादा मिट्टी पलीत की जा रही है, यानी और कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से सीज़ फायर अनाउंस हुआ और इंडिया ने दोबारा से कोई हमला नहीं किया, उसने एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी इंडिया में, पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी कि अचानक से प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे इस मामले में कूद पड़े, जबकि वो पहले से इनकार करते आए थे कि ये लोग आपस में निपटा लेंगे। इसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि शायद उनको ये खतरा लग गया था कि पाकिस्तान के पास ये एक इंटरनेशनल राइट आ गया है कि वो अपने दुश्मन को और उसके अलाइज़ को डायरेक्ट हिट कर सकता है, जिसमें इसराइल शामिल है। दूसरा मामला जो है वो न्यूक्स का था कि शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार जो है वो निकालने का सोच रहा है। इस सारे सिनेरियो के बाद अचानक से इंडिया को ख़्याल आया कि उसकी तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो गई है, तो उनको लगा कि अब ये जो इतना बड़ा मेस फैल गया है, इस मेस को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अब आखिर ये कचरा उठाएगा कौन? उस कचरे को उठाने के लिए, उस मेस को क्लियर करने के लिए डेलीगेशन बनाने की ज़रूरत इनको पड़ी, जो पूरी दुनिया में जाके ये बताए कि हमने ऐसा क्यों किया था। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये थी कि इंडिया को ये खदशा लग गया था कि अब हम पे सीज़ फायर के बाद जंग स्टार्ट करने के लिए, जंग इम्पोज़ करने के लिए सैंक्शंस लगाई जाएँगी। ये सबसे बड़ा खतरा था इंडिया को कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, तो इस खतरे को टैकल करने के लिए इंडिया ने डेलीगेशंस बनाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर शशि थरूर को क्यों पिक किया गया? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं आया था, जबकि वो कांग्रेस से बिलॉन्ग करते हैं। जब बीजेपी ने कांग्रेस से डेलीगेशंस के लिए एक लिस्ट माँगी, उस लिस्ट में जो 4 नाम थे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। लेकिन मोदी ने शशि थरूर को पिक किया। 2 अहम रीज़न हैं।
ایک تو یہ کہ ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جس پہ وہ اپنا ملبہ ڈال سکیں، تو انہیں ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ بکرا یعنی کہ ششی تھرور مل گئے۔ آخر ششی تھرور ہیں کون؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا سا پاسٹ میں کہ ششی تھرور کی پرسنالٹی کیسی رہی ہے، اور ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن جو چیزیں آن ریکارڈ رہی ہیں اور کنٹروورسیز کا حصہ ہیں وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ششی تھرور از ون آف دا موسٹ controversial personality in India. Shashi Tharoor is a former United Nations diplomat and a member of parliament from India, and is widely recognized for his command on the English language, intellectual presence, and passionate speeches. However, beyond its oratory skills lies a history of controversies that have shadowed his political and public life. بہت بڑی کنٹروورسی ششی تھرور کی سامنے آئی آفیشلی IPL کنٹروورسی کے نام سے، جس میں انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا۔ جی ہاں، 2010 میں while serving as Minister of State for External Affairs, Tharoor became embroiled in the Indian Premier League controversy. He was accused of misusing his position to influence the bidding process of the Kochi IPL franchise, where his then associate Sunanda Pushkar was allegedly offered free equity worth 70 crore. سنندا پشکر جو کہ ان کی وائف تھی۔ ششی تھرور نے کہا کہ انہوں نے ٹیم کو گڈ فیتھ میں مینٹور کیا ہے، لیکن اس میں ان کا کوئی فائنینشیل گین نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹروورسی جو تھی یہ ایک پولیٹیکل اسٹارم کی شکل اختیار کر گئی۔ And under pressure, Shashi Tharoor has resigned from the Union Cabinet on April 18, 2010. This incident dented his credibility and introduced the first major question mark over his ethics in public service. جس انسیڈنٹ کی بات کریں گے اس میں ایک مرڈر انسیڈنٹ ہے، یعنی کہ ان کی اپنی وائف کا مرڈر۔ ان کی وائف کا نام سنندا پشکر تھا، اور جس میں ششی تھرور آفیشلی ایکیوز کیے گئے انڈیا کی طرف سے، انڈین پولیس کی طرف سے، اور یہ کیس باقاعدہ چلا تھا۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی اپنی وائف کے مرڈر کے لیے ان کو ایکیوز کیا گیا تھا۔ بہت ہی ٹریجک کنٹروورسی ہے۔ جنوری 17 2014 میں ان کی وائف ایک لگژری ہوٹل جو کہ دہلی میں ہے اس میں ان کی باڈی مردہ حالت میں پائی گئی۔ پوسٹ مارٹم میں جو آٹوپسی رپورٹ تھی اس میں انیشیلی جو چیزیں مینشن کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ان نیچرل ڈیتھ تھی، اور ڈیو ٹو پوائزن یہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ 2018 میں دہلی پولیس نے ششی تھرور کو چارج کیا اسی مرڈر کے لیے IPC کے سیکشن 498 cruelty and 306 abetment of suicide. And after years of investigation, Tharoor was discharged by Delhi court in August 2021 because of lack of evidence. ششی تھرور نے اپنے سوشل میڈیا پر جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان پہ فیک آئنسٹائن ریجیکشن لیٹر بھی پوسٹ کیا۔ In June 2018, Tharoor posted an image on Facebook claiming that Albert Einstein was rejected by the University of Bern for his theory of relativity. The image was later proven to be fake, circulating online since at least 2016. اس کے علاوہ بھی ششی تھرور کی بہت سی سوشل میڈیا کنٹروورسیز ہیں، جس میں مس ورلڈ 2017 کے نام کو لے کے انہوں نے مذاق اڑایا تھا، یہ کنٹروورسی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ششی تھرور کے پاس ایک بہترین ایکسپیرینس ہوگا بینگ اے ڈپلومیٹ اینڈ آرٹیکولیٹ پرسن، بٹ اپارٹ فرام دیز it is a universal fact that he is a controversial personality. ڈیلیگیشن بنایا کیوں کیا؟ ڈیلیگیشن اس لیے بنایا گیا کہ وار کے بعد انڈیا کو ہر طرف سے کرٹیسزم کا سامنا تھا، اور انڈیا کو یہ خطرہ تھا کہ وہ ڈپلومیٹک اور اکنامک آئسولیشن میں چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ تھا کہ اس کے اوپر جنگ اسٹارٹ کرنے کی، یعنی کہ جنگ شروع کرنے کی وجہ سے سینکشنز لگ جائیں گی۔ Now here is the important question that what were the major objectives and aims of the delegation, which were rebuild international trust and alliances after war,
prevent sanctions and human rights condemnations, re-establish India's leadership image in multilateral forums. And the last one was to promote India's narrative on the legality and necessity of its military actions. None of these objectives were achieved to a satisfactory degree. Let me quote some major failures of this delegation. That failure to shape the narrative at the United Nations. Thoreau's speech at the United Nations General Assembly on April 4th failed to persuade members of states. Delegates described the address as detached from ground realities. His intellectual tone and verbose language alienated global South nations, which has expected a humble, humanitarian-centered approach. Indian delegations' defeat at the United Nations Human Rights Council. Despite prior lobbying, India failed to block Resolution 52-7, जिसमें मिलिट्री की कंडक्ट को ड्यूरिंग वॉर डिस्कस किया गया है, लेकिन क्योंकि इंडिया ने सिविलियंस को निशाना बनाया था, तो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल पे भी इंडिया को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। कर्ज ये कि ये डेलीगेशन अपने मकासद पूरे तरह अचीव करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, क्योंकि जिस तरह दुनिया के सामने भारत का झूठ पे एक नाकाम हुआ है और भारत की तरफ से इंटरनेशनल लॉज की, ह्यूमन राइट लॉज की वायलेशन की गई है, उसने यकीनन दुनिया को एक हैरत में बल्कि एक खतरे में भी डाल दिया है। भारत को इस अमल का, इस एक्शन का कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाला वक्त भारत के लिए आसानियां लेकर नहीं आ रहा, जहाँ एक तरफ चाइना उसको पानी बंद करने पे रोक रहा है और पाकिस्तान से मिलके एक मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई है, जिसमें हम फर्दर डिटेल से एक व्लॉग बनाएंगे और आपके साथ इसकी सारी ऑब्जेक्टिव्स और एम्स शेयर करेंगे और उसकी वर्किंग को और सिग्नेटरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।